नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज हम बात करेंगे हैदराबाद से नेपाल का ट्रिप कैसे प्लान करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीर्वाद हॉलीडेज के डायरेक्टर आशुतोष सर। इन्होंने हजारों लोगों को नेपाल की यात्रा करवाई है, चाहे वो धार्मिक हो, एडवेंचर हो या फिर फैमिली ट्रिप। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिया और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नेपाल मेरे दिल के बहुत करीब है और हैदराबाद से आने वाले यात्रियों के लिए सचमुच में ये एक क्विक गेट अवे बन गया है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके श्रोताओं को क्लियर और एक प्रैक्टिकल जानकारी दूं। सर, पहला सवाल लेते हैं। हैदराबाद से आने वाले लोगों के बीच नेपाल इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? नेपाल की खूबसूरती यही है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है, चाहे वो पिलग्रिमेज ट्रैवलर हो, एडवेंचर लवर हो या एक फैमिली या कपल्स हो। अगर हम पिलग्रिमेज टूर की बात करें तो यहाँ पे लोग पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर और लुम्बिनी जैसे प्लेसेस को विजिट करने आते हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर हम फैमिली या कपल्स की बात करें तो उनके लिए लीजर टूर में आप नेचर और हिमालय की वादियां आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल आने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर, नेपाल जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? देखिए, अगर मैं नेपाल विजिट करने की बात करूं तो वैसे तो आप नेपाल पूरा साल ही विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सीजन वाइज बात करूं तो इसमें अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो एक आइडियल टाइम है जिसमें आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो नेपाल थ्रू आउट द ईयर का डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर इसको हम ड्यूरेशंस में डिवाइड करें तो इसको हम 4 ड्यूरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सितंबर से नवंबर, दूसरा है दिसंबर से फरवरी, तीसरा है मार्च से मई और चौथा है जून से अगस्त। आइए जानते हैं वन बाय वन सारे डेस्टिनेशंस के बारे में। जो पहला ड्यूरेशन है सितंबर से नवंबर, ये ड्यूरेशन हमारे यहाँ इंडिया में फेस्टिवल्स के साथ भी कोइंसाइड करता है और इस टाइम पे अगर आप नेपाल विजिट करते हैं तो क्लाइमेट काफ़ी सूदिंग होता है, माउंटेन्स का काफ़ी क्लियर व्यू आपको मिलता है। तो ये एक तरीके से आप विंटर का पीक सीजन कह सकते हैं, जहाँ पे आप नेपाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड सीजन आता है वो है नवंबर से लेके फरवरी का। इस ड्यूरेशन में आप नेपाल विजिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होता है तो आपको ठंड ज़्यादा लग सकती है। तो अगर आप टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री के आसपास कंफर्टेबल हैं तो इस ड्यूरेशन में आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ नेपाल में न्यू ईयर काफ़ी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो अगर आप न्यू ईयर आउट ऑफ द इंडिया प्लान कर रहे हैं तो नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन या गेट अवे हो सकता है। इसके बाद जो थर्ड सीजन है वो है मार्च से लेकर के मई तक का। इस टाइम पे हमारे यहाँ समर वेकेशन होता है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई रहती हैं, तो ये हमारे समर का पीक सीजन होता है और इस टाइम पे भी आप नेपाल की यात्रा प्लान कर सकते हैं। लास्ट सीजन जो आता है वो है जून से लेके अगस्त तक का। ये एक रेनी सीजन टाइम है। यस, आप इस टाइम पे नेपाल प्लान कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को एडवाइस करने से, क्योंकि बरसात में पहाड़ों पे यात्रा थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की होता है। बट अगर आप एक इकोनॉमिकल पैकेज चाहते हैं तो आप इस ड्यूरेशन में अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। ओके सर, मतलब नेपाल विजिट करने का 2 बेस्ट टाइम है, एक सितंबर से नवंबर और दूसरा मार्च से मई। और अगर कोई न्यू ईयर प्लान कर रहे हैं तो वो दिसंबर या जनवरी मंथ में भी प्लान कर सकते हैं। परफेक्ट। तो अब ये बताइए, हैदराबाद से नेपाल पहुंचेंगे कैसे? हैदराबाद से नेपाल पहुंचने के 3 तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट बाई एयर। दूसरा कि आप हैदराबाद से ही बाई रोड प्लान करें। और तीसरा है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें आप ट्रेन एंड बाई रोड का ऑप्शन प्लान कर सकते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें आप ट्रेन, एयर एंड बाई रोड को मिक्स करके आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये तीनों तरीके कैसे हैं। अगर आप बाई एयर यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप हैदराबाद से वाया दिल्ली कनेक्शन लेकर के आप काठमांडू पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा जो सेकंड रास्ता है वो है कि आप हैदराबाद से ही बाई रोड अपनी जर्नी स्टार्ट करें और नेपाल में थ्रू इंडियन बॉर्डर्स आप एंटर करें। बट जो तीसरा और मोस्ट प्रेफर्ड रास्ता है वो है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें लोग हैदराबाद से गोरखपुर या तो बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट
आते हैं और फिर गोरखपुर से बाई रोड अपनी जर्नी प्लान करते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक मॉडल चूज कर सकते हैं और आप नेपाल एंटर कर सकते हैं। और अगर इसमें रिकमेंडेशन की बात करें तो जो हाइब्रिड मॉडल है ये सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। तो सर हाइब्रिड मॉडल में हम नेपाल के साथ अयोध्या और वाराणसी दोनों को कवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप हाइब्रिड मॉडल प्लान कर रहे हैं तो इसमें आप नेपाल के साथ यूपी के भी डेस्टिनेशंस को आराम से ऐड कर सकते हैं और उनको विजिट कर सकते हैं। आप हैदराबाद से वाराणसी आ सकते हैं, अगेन बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट। आप वाराणसी विजिट कर सकते हैं, फिर वहाँ से आप प्रयागराज विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज विजिट करके आप अयोध्या आ सकते हैं और अयोध्या से फिर जो है आप नेपाल जा सकते हैं। और या तो फिर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं कि पहले आपने नेपाल विजिट कर लिया और फिर उसके बाद आप अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी इनको भी विजिट कर सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा हम इसको और भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें आप गया और नैमिषारण्य जैसे प्लेसेस को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। बहुत बढ़िया सर। मतलब अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ जाते हैं तो नेपाल के साथ साथ हमारा यूपी के प्लेसेस भी कवर हो जाएंगे। आपने हमें यूपी के प्लेसेस के बारे में बता दिया, अब आप हमें नेपाल के प्लेसेस के बारे में भी बताइए और कितने दिन का पैकेज आइडियल होगा? देखिए, इसमें आपके दो सवाल हैं। पहला कि पॉपुलर प्लेसेस कौन कौन से विजिट करने हैं और दूसरा कि पैकेज ड्यूरेशन क्या होना चाहिए एक आइडियल नेपाल ट्रिप प्लान करने के लिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। नेपाल में अगर आपको प्लेसेस विजिट करनी है तो जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जो हमारे इंडियन ट्रैवलर्स विजिट करते हैं वो हैं काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, चितवन, जनकपुर और लुम्बिनी। इसके साथ दो छोटे हिल स्टेशन हैं जैसे कि बांदीपुर और नागरकोट। तो ये एक आइडियल और पॉपुलर प्लेसेस हैं नेपाल में विजिट करने के लिए। और अगर एक आइडियल ड्यूरेशन की बात करें तो वो मिनिमम 5 नाइट 6 डेज का होगा अगर आप वाया काठमांडू बाई एयर प्लान करते हैं, जिसमें आप आराम से काठमांडू और पोखरा विजिट कर सकते हैं। और अगर आप बाई रोड प्लान कर रहे हैं तो वो 4 नाइट 5 डेज का पैकेज होगा जिसमें अगेन आप काठमांडू और पोखरा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पॉपुलर डेस्टिनेशंस जैसे कि काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, जनकपुर ये सारी चीज़ें कवर करनी है तो इसका जो आइडियल ड्यूरेशन होगा वो तकरीबन 8 नाइट 9 डेज का होगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी अवेलेबिलिटी, कितना समय है आपके पास, आप अपने प्लेसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम नेपाल प्लान कर रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 4 नाइट 5 डेज और अगर हम कंप्लीट नेपाल प्लान करना चाहते हैं तो 8 to 9 डेज हमें लगेंगे। ओके, तो अब हम जानते हैं बजट के बारे में। देखिए प्रिय, बजट जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं फ़्लाइट की बात करूं तो हैदराबाद से आप काठमांडू की फ़्लाइट अगर आप प्लान करते हैं तो तकरीबन 12,000 से लेके 18,000 20,000 डिपेंडिंग ऑन सीज़न और डिमांड वेरी करता है। एक आइडियल 3 स्टार होटल की कॉस्ट नेपाल के अंदर रेंज करती है 3,000 रुपये इंडियन से लेकर के 5,000 रुपये इंडियन के बीच में। और जो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट आपकी लगेगी वो अगेन डिपेंड करेगी कि आपकी आइटनरी में कौन कौन से प्लेसेस हैं और कितने दिन की आइटनरी है। तो इस तरीके से जो है आपका ये बजट वेरी करता है, डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। अगेन इसमें होता है कि भाई आपने अपने इंक्लूजन्स में साइट सीइंग प्लेसेस की एंट्री फीस इंक्लूड कराई है या एक्सक्लूड कराई है, आपके मील प्लान में सिर्फ ब्रेकफास्ट है या ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है या सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर है। तो कभी भी मैं अपने श्रोताओं से ये कहूँगा कि आप कभी भी जब ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं या कभी भी आप किसी एजेंट से या ऑपरेटर से कोटेशन ले रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स को देखिए कि आपके इंक्लूजन्स में क्या क्या है। अमूमन हमारे जो श्रोता हैं या जो ट्रैवलर्स हैं वो एक मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि कोटेशन हाथ में आने के बाद वो सबसे पहले प्राइस चेक करते हैं कि अच्छा ऑपरेटर ए ने क्या प्राइस दिया, ऑपरेटर बी ने क्या प्राइस दिया। लेकिन आपने उसको कंपेयर नहीं किया कि ऑपरेटर ए ने इंक्लूजन्स में क्या दिया हुआ, ऑपरेटर बी ने इंक्लूजन्स में क्या दिया हुआ है। तो और उसके बेसिस पे आपको जो प्राइस सस्ती दिखती है आप उस ऑपरेटर से बात करते हैं। और जो दूसरा ऑपरेटर है हो सकता है कि उसने सारी सर्विसेज इंक्लूड करके दी हो, प्रॉपर्टीज अच्छी दी हो, होटल्स अच्छे दिए हो, व्हीकल्स अच्छी दी हो, तो जिसकी वजह से प्राइस उसका ज़्यादा है। तो अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट अगर आप 4 नाइट 5 डेज का प्लान कर रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, तो लैंड पैकेज की कॉस्ट तकरीबन 25,000 के आसपास आएगी पर पर्सन पे। लेकिन अगेन वो डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स के ऊपर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कंपेयर कीजिए।
सर ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये चैलेंज हमारे सेल्स टीम को भी फेस करने को मिलता है। जब हम अपने कस्टमर को कोटेशन शेयर करते हैं तो उनका सामने से आता है कि हमारा प्राइस ज़्यादा है। जब कॉम्पिटिटर का कोट हम कंपेयर करके बताते हैं तो निकल के आता है कि उनकी होटल क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ड्यूरेशन कम ज़्यादा था और इंक्लूजन्स में मिसिंग था, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने इंक्लूजन में इंक्लूड करके देते हैं। इसलिए कस्टमर से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, ग्रीन एप्पल टू ग्रीन एप्पल कंपेयर करें और रेड एप्पल टू रेड एप्पल कंपेयर करें, ग्रीन एप्पल टू रेड एप्पल कंपेयर ना करें। सर तो ये बात हुई प्राइसिंग की। अब आप बताइए इंडियन ट्रैवलर्स को डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है? जैसा कि मैंने कहा, इंडियन ट्रैवलर को वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप नेपाल एंटर करेंगे तो वहाँ आपको अपना सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक इंडियन नेशनल हैं, और इसके लिए दो ही डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, पहला पासपोर्ट और दूसरा आपका वोटर आईडी कार्ड। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो आपके लिए एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो हुआ आपका पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर क्या हम अपने आधार कार्ड पे, अपने पैन कार्ड पे या इस तरीके के किसी डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल कर सकते हैं? तो यहाँ मेरा उन सारे लिसनर्स को क्लियर एडवाइस होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हैं कि आप सो एंड सो हैं, बट आप इंडियन हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं करते हैं। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट के द्वारा और भी कोई इशू डॉक्यूमेंट है तो उसके बेसिस पे आप नेपाल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर बच्चे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? 18 ईयर्स के होंगे तो ही बनेगा। तो बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने लिबर्टी दे रखी है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपने आधार कार्ड प्लस बर्थ सर्टिफिकेट पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप एडल्ट हैं तो आपके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, और अगर आपका बच्चा बिलो 18 ईयर्स है तो वो आधार कार्ड प्लस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ट्रैवल कर सकता है। सर ये डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी ज़रूरी थी। हमारे कस्टमर का ये डाउट रहता है कि अगर चाइल्ड है तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करें। तो अगर चाइल्ड है तो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल आईडी कैरी कर सकते हैं। सर अब तक आपने बताया कि नेपाल कब जाना है, कैसे जाना है, बजट क्या रहेगा और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। अब आप हमें बताइए फूड और शॉपिंग के बारे में कि नेपाल में कौन कौन से फूड हमें मिलेंगे और शॉपिंग प्लेसेस कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रिया। आप एक इंडियन को इंडिया से बाहर तो ले जा सकते हो, लेकिन इंडिया को इंडियन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये उनकी कमजोरी है कि जब भी कोई इंडियन अब्रॉड विजिट करता है या आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उसको वहाँ पे इंडियन फूड चाहिए होता है, और वो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी करने को रेडी होता है कि भाई मुझे मेरे फ्लेवर का, मेरा टेस्ट मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि नेपाल का जो फूड कल्चर है वो हमसे काफ़ी सिमिलर है और आपको वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि जी मुझे साउथ इंडियन फूड चाहिए, मुझे नॉर्थ इंडियन फूड चाहिए, तो ये आपको जो बड़े मेट्रोज हैं वहाँ तो मिल जाएगा, लाइक पोखरा एंड काठमांडू। लेकिन अगर आप छोटे सिटीज़ में जाएं, जैसे चितवन हो गया या लुम्बिनी हो गया या मुक्तिनाथ हो गया या नगरकोट हो गया, तो उन जगहों पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आपको टिपिकल साउथ इंडियन फूड या नॉर्थ इंडियन फूड या जैन फूड इस तरीके की चीज़ों की दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन फूड आपको मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड भी वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे साउथ इंडियन ट्रैवलर्स की। तो साउथ इंडियंस की एक कमजोरी है कि उनका मील जो है वो राइस बेस होता है। तो उस केस में मैं आपसे कहूँगा कि आप जो नेपाल की लोकल थाली होती है, नेपाली थाली या नेवारी थाली, तो आप उसको ट्राई करें, इट्स अमेजिंग। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। रही बात शॉपिंग की, तो नेपाल में काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हैं, जैसे कि वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ की आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड पेंटिंग्स और वहाँ की स्पाइसेस एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसके अलावा लोग नेपाल से रुद्राक्ष भी परचेज करते हैं। अगर आप नेपाल से हैंडीक्राफ्ट या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या स्टोन वर्क प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप काठमांडू
और पोखरा दोनों जगह से परचेज कर सकते हैं। काठमांडू में तमिल मार्केट और पोखरा में लेक साइड मार्केट आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये शॉपिंग आप पोखरा से करें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम होता है और आप पोखरा मार्केट ज़्यादा इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको रुद्राक्ष परचेज करना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप काठमांडू से परचेज करें, और वो आप परचेज करें तो गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप से ही परचेज करें। और ये गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप्स आपको पशुपतिनाथ टेम्पल के नियर बाई में मिल जाते हैं। तो जब आप पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट करने जाएं और आपके प्लान में है कि आपको रुद्राक्ष परचेज करना है, तो आप वहाँ से किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप पे विजिट करें और वहाँ से आप रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं। बट मेरी एक रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि अगर आप नेपाल में हैं तो इंडियन फूड ठीक है आप ट्राई कीजिए, लेकिन वहाँ का नेपाली फूड भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बिकॉज जो कहावत है ना, बी रोमन इन रोम, तो वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज आप इंडिया में भी इडली डोसा खा रहे हैं और नेपाल जाकर भी इडली डोसा खा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप नेपाल में हैं तो वहाँ की लोकल थाली ज़रूर ट्राई करें अगर आप वेजिटेरियन हैं, या मोमोज ट्राई करें, थुपका ट्राई करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वहाँ का सिखवा ज़रूर ट्राई करें, ये आपको मज़ा आएगा। सर, ये तो आपने फूड एंड शॉपिंग के बारे में बता दिया। अब कुछ स्पेशल टिप जो आप हमारे ट्रैवलर्स को बताना चाहते हो। भैया स्पेशल टिप्स में मैं 3-4 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला है आपका नेटवर्क कनेक्शन। इंडिया से जब आप नेपाल ट्रैवल करते हैं तो जैसा आप जानते हैं कि ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो जाता है, तो आपका जो सिम कार्ड है वो वहाँ पे नहीं काम करेगा अनलेस अनटिल कि आपने उस पर रोमिंग एक्टिवेट करा रखा है। और कई बार हमने एक कॉमन कंप्लेन देखी है कि हमारे जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने रोमिंग एक्टिवेट कराई हुई है, उसके बावजूद भी वहाँ जाने के बाद उनको कनेक्टिविटी का इशू आता है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि आप नेपाल पहुँचने के बाद वहाँ पे एक लोकल सिम परचेज कर लें वहाँ के लोकल टेलीफोन ऑपरेटर से, और आप उसको यूज़ करें। उसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक कि आप श्योर हो जाते हैं कि आपका नेटवर्क फ़ोन पे नेटवर्क रहेगा और उस पर आप इंटरनेट एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने घर पे थ्रू व्हाट्सएप 24/7 आप कनेक्टेड रह सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी करना चाहे तो थ्रू व्हाट्सएप आपको इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। और दूसरा कि इन केस अगर आप नेटवर्क कनेक्शन में नहीं भी हैं, ठीक है, तो आपके पास एक लोकल सिम है जिस पे आप अपने ऑपरेटर्स या अपने ड्राइवर्स या अपने होटल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा एक या 2 लोकल कनेक्शन वहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है करेंसी का। अगर मैं करेंसी के बारे में बात करूँ तो नेपाल के अंदर इंडिया की जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन एक्सेप्ट की जाती है वो है 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन। तो आप अगर 500 का करेंसी लेकर के जाते हैं तो आपको कई जगह जो है ये एक्सचेंज नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप 500 की डिनोमिनेशन में करेंसी कैरी कर रहे हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए एट मनी एक्सचेंज पॉइंट, और नहीं तो आप 100 या 100 से नीचे की डिनोमिनेशन में करेंसी कैरी कीजिए। नेपाल में अभी यूपीआई भी शुरू हो गया है। काफ़ी सारे शॉप्स पे जो है वो यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं, बट वो यूपीआई एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा। तो इंडिया से निकलने से पहले आप अपने जो भी आप यूपीआई यूज़ करते हैं फ़ोनपे या गूगल पे, तो उस पर यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेशन ज़रूर कर लीजिए जो आपके बैंक के थ्रू होगा। तो वो एक्टिवेट करके आप जाएंगे तो नेपाल के अंदर जैसे आप इंडिया में क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूपीआई है वो वहाँ के सिर्फ जो उनका फ़ोन पे है उसी क्यूआर पे काम करता है, बाकी किसी बैंक्स के क्यूआर पे काम नहीं करता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार ये अक्सर देखा गया है कि लोग यहाँ से कहते हैं कि जी आपका तो इंडिया में तो यूपीआई काम करता है, हम किसी भी क्यूआर को स्कैन करते हैं। तो ये अभी ट्रांजिशन फेज़ है, तो अभी सिर्फ उनका जो फ़ोन पे का क्यूआर है उसी पे यूपीआई चलता है, इंडियन यूपीआई बाकी पे नहीं चलता है। तो इसलिए आप अपने साथ यूपीआई को एक्टिवेट करके भी चलिए और करेंसी को कन्वर्ट करके भी लेके चलिए, ताकि जो है आपको जहाँ यूपीआई से पेमेंट हो यूपीआई से कर लें, और नहीं तो फिर करेंसी कन्वर्ट करके आपने लोकल करेंसी में एक्सचेंज कर लिया। तीसरा, इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप प्राइस नेगोशिएट करें तो नेपाली करेंसी में करें, सो दैट आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। लास्ट
कि अगर आप अपनी किसी रेगुलर मेडिकेशन पे हैं तो वो दवाइयाँ आप अपने साथ ज़रूर पैक करें, कैरी करें, कि एटलीस्ट आपके ट्रिप के ड्यूरेशन भर की मेडिसिन आपके साथ हों। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ मेडिसिन जो इंडिया में मिलती हैं वो वहाँ पे नहीं मिल सकती हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ज़रूर आप अपने साथ कैरी करें। इसके साथ मैं कहूँगा कि अगर आपकी आइटनरी में मुक्तिनाथ आपने प्लान किया है तो अपने साथ एक वुलन ज़रूर कैरी कीजिए, इवन अगर आप समर में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मई जून में भी मुक्तिनाथ में समर टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 15-16 डिग्री का होता है और विंटर्स में तो काफ़ी नीचे जाता है। तो अगर आप समर में भी मुक्तिनाथ का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट वन नाइट के लिए आप अपने साथ वुलन क्लोथिंग ज़रूर प्लान करें। तो ये तो हो गई आपकी पैकिंग करेंसी और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब आप नेपाल के अंदर हैं, विजिट कर रहे हैं, टेम्पल्स विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर। तो वहाँ पे आप इसको अवॉइड करें, कैमरा बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या कैमरे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। प्लस वहाँ के जो भी लोकल रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रख लिया तो नेपाल की ट्रिप आपके लिए मेमोरेबल और एंजॉयमेंट वाली होगी। सर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या सोलो वुमेन ट्रैवलर्स के लिए नेपाल का ट्रिप सेफ है? जी बिल्कुल। नेपाल इवन सोलो वुमन ट्रैवलर अगर कोई प्लान करते हैं तो उनके लिए बहुत सेफ है। सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है कि जो हम अपने कंट्री में भी अगर एक नए शहर में जाते हैं और जो एक बेसिक सावधानियां रखते हैं, तो सेम वही सावधानियां आपको वहाँ भी रखनी है। और अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल एक टूरिस्ट फ्रेंडली नेशन है, कंट्री है। तो वहाँ पे टूरिस्ट के साथ कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और अगर आप वुमन हैं तो आप और भी ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि नेपालीज वुमन को ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। और हमने भी पास्ट में कई सारे ट्रिप्स ऐसे एग्जीक्यूट किए हैं जो हमारे वुमन ओनली ट्रिप्स रहे हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोलो ट्रैवलर भी हैं और वुमन ओनली ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो नेपाल इज अ सेफ प्लेस टू विजिट। तो दोस्तों, आज हमने नेपाल ट्रिप के लगभग हर पहलू पे बात कर लिया, जैसे हाउ टू रीच नेपाल फ्रॉम हैदराबाद, बेस्ट टाइम टू विजिट, बजट, डॉक्यूमेंट, फूड, शॉपिंग और स्पेशल टिप्स भी। अगर आप हैदराबाद से नेपाल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आशीर्वाद हॉलीडेज आपको कस्टम पैकेज और एक फ्री पैकिंग चेकलिस्ट का पीडीएफ भी देगा। आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हैदराबाद टू नेपाल लिखकर भेजना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे ट्रैवलर्स को नेपाल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू आपका। थैंक यू प्रिया, और सभी लिसनर्स को भी धन्यवाद कि आपने हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को सुना और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और भी कहना चाहूँगा कि आशीर्वाद हॉलीडेज़ में हम सिर्फ नेपाल ही नहीं, नेपाल के अलावा यूपी के पैकेजेस भी करते हैं। इसके अलावा हमारे थीम बेस्ड टूर भी हैं, जैसे कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम करते हैं। साउथ इंडिया से हम अपने दिव्यदेशम टूर्स जो नॉर्थ इंडिया में है उनको प्लान करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। हमारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में हम श्रीलंका के स्पेशली रमायना ट्रेल्स की अगर हम बात करें तो उनको भी कवर करते हैं। और हमारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में हम इंडोनेशिया भी कवर करते हैं। तो अगर आप इन सारी डेस्टिनेशंस को में से कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, एंड आई कैन अश्योर यू कि हम आपको बेस्ट सर्विसेज विद बेस्ट प्राइस आपको ऑफर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शंभू। तो लिसनर्स, आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे बहुत अच्छा लगा नेपाल पे बात करके। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शंभू। याद रखिए, सफ़र आसान हो तो यादें और भी खूबसूरत बनती हैं।